हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 50 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम से संबंधित अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इस योजना में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं हेतु अत्यधिक आवंटन किया गया था। इसके तहत देश के विकास की कुंजी के रूप में भूमि सुधारों पर बल दिया गया था। दिसंबर 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा और उसके बाद वास्तविक योजना के दस्तावेज जारी किए गए थे। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये 1951-1956 की अवधि के लिए थी और इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को निर्धनता के कुचक्र से बाहर निकालना था। आप सब लोग ये जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं उसकी वजह से हमारे यहाँ का जो किसान है या हमारे यहाँ की जो खेतीबाड़ी की व्यवस्था है वो पूरी तरह से चौपट हो गई है। और आप लोगों ने अर्थव्यवस्था में ये भी पढ़ा है, आज़ादी के समय हमारे देश की 90% से ज़्यादा आबादी जो थी वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी और एग्रीकल्चर भी हमारे यहाँ चौपट हो गई थी। इस वजह से हमारे निर्धनता का एक बहुत बड़ा वर्ग मौजूद था। तो सरकार की जो प्राथमिकता ये थी कैसे भी करके इस निर्धनता को खत्म किया जाए और खेती में सुधार किया जाए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से बांध और सिंचाई परियोजनाओं में निवेश सहित कृषि क्षेत्र को सम्मिलित किया गया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर यह भी सही है। इस योजना के अंतर्गत देश में भूमि वितरण के प्रतिरूप और कृषि विकास के मार्ग में प्रमुख बाधा के रूप में चिन्हित किया गया। इसमें देश के विकास की कुंजी के रूप में भूमि सुधारों पर बल दिया गया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका एक और दो दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है पहले का सी, एक और दो दोनों। दूसरा प्रश्न है आपका, हरित जीडीपी, ग्रीन जीडीपी शब्द से आप क्या समझते हैं। यह किसी देश में नवीकरणीय क्षेत्रकों में उत्पादित माल और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को संदर्भित करता है। यह पर्यावरणीय क्षति के समायोजन के बाद किसी देश में उत्पादित तैयार माल और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को संदर्भित करता है। यह एक संभावित सकल घरेलू उत्पाद को संदर्भित करता है जिसे किसी देश के संसाधनों का पूर्ण दोहन करके प्राप्त किया जा सकता है। यह किसी देश में जैव विविधता के अपेक्षित मौद्रिक मूल्य को संदर्भित करता है। देखिए, हरित जीडीपी यानी हरित सकल घरेलू उत्पाद या जिसको हरित जीडीपी कहते हैं, तो ये किसी देश की मानक जीडीपी के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास का एक संकेतक है। और हरित जीडीपी सामान्यतः पर्यावरणीय क्षति के समायोजन के बाद जीडीपी अथवा किसी देश में उत्पादित तैयार माल और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को संदर्भित करते हुए प्रयुक्त एक शब्द है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का बी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, भुगतान संतुलन के चालू खाते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, ये आपको बताना है। पहला है, यह किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक निश्चित समयावधि में वस्तुओं, सेवाओं एवं परिसंपत्तियों के विनिमय के विवरण का प्रतिनिधित्व करता है। चालू खाते की निवल अदृश्य मदों में सेवाओं और आय का हस्तांतरण शामिल होता है। व्यापार संतुलन ये बैलेंस ऑफ ट्रेड घटक में केवल वस्तुओं के निर्यातों और आयातों के मूल्य में अंतर शामिल होता है। देखिए, बीओपी या जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से भी जानते हैं, यानी भुगतान संतुलन अथवा जिसको अदायगी संतुलन भी कहा जाता है, तो ये किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक निश्चित समयावधि में सामान्यतः एक वर्ष में वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के विनिमय का विवरण है। यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये सही नहीं है। चालू खाता व्यापार और अंतरण भुगतान का विवरण है। वस्तुओं के व्यापार में वस्तुओं का निर्यात और आयात सम्मिलित होता है। यहां पर जो परिसंपत्तियां हैं ये पूंजी खाते का हिस्सा नहीं होती हैं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है परिसंपत्तियों के विनिमय का विवरण नहीं। यहाँ पे परिसंपत्तियां जो होती हैं वो पूंजी खाते का हिस्सा नहीं होती हैं। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा वाला कथन आपका जो है वो सही है। व्यापार संतुलन किसी देश की एक निश्चित अवधि में निर्यातों और आयातों के मूल्य के बीच का अंतर है। वस्तुओं के निर्यात को व्यापार संतुलन में क्रेडिट मद के रूप में दर्ज किया जाता है, जबकि वस्तुओं के आयात को व्यापार संतुलन में डेबिट मद के रूप में दर्ज किया जाता है। डेबिट जो मद है इसके रूप में दर्ज किया जाता है और इसे व्यापार संतुलन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन जो है ये सही है।
तीसरा वाला कथन जो है ये भी सही है। नेवल अदृश्य मद एक देश की एक निश्चित अवधि में अदृश्य मदों के आयात और निर्यात के बीच का मूल्य, जो आयात और निर्यात है, इसके बीच का जो मूल्य का अंतर है। अदृश्य मदों में विभिन्न देशों में यानी विभिन्न देशों के बीच सेवाएं, हस्तांतरण और आय के प्रभाव को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो यहां पर आपका दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो आपका सही आंसर है तीसरे का सी, केवल 2 और 3। चौथा प्रश्न है आपका, सूक्ष्म बीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला है, यह समाज के आर्थिक रूप से सुभेद्य यानी असुरक्षित वर्गों के बीच बीमा कवरेज को बढ़ावा देता है। गैर सरकारी संगठनों, एनजीओस, स्वयं सहायता समूहों या सूक्ष्म वित्त संस्थानों को एक बीमाकर्ता द्वारा सूक्ष्म बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। यह वित्त मंत्रालय द्वारा विनियमित है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सूक्ष्म बीमा पॉलिसी समाज के आर्थिक रूप से सुविध यानी असुरक्षित वर्गों के बीच बीमा कवरेज को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई बीमा पॉलिसियों की एक विशेष श्रेणी है। तो आपका पहला वाला कथन जो है ये सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये भी सही है, यानी गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूहों या सूक्ष्म वित्त संस्थानों को एक बीमाकर्ता द्वारा सूक्ष्म बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। तीसरा वाला जो कथन है आपका ये सही नहीं है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह वित्त मंत्रालय द्वारा विनियमित है। देखिए, ये इस तरह की जो नीतियां हैं, इन नीतियों को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको आप इरडा के नाम से जानते हैं, तो इरडा जो है इसके द्वारा ये विनियमित होता है, ना कि वित्त मंत्रालय द्वारा। इरडा जो है वो इसे विनियमित करता है, ना कि वित्त मंत्रालय। तो आपका तीसरा वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका केवल 1 और 2 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है चौथे का बी, केवल 1 और 2। पांचवा प्रश्न है आपका, 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत व्यापार और निवेश के उदारीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सुधार नीतियां शुरू की गई थी? आयात कोटे का उन्मूलन, निर्यात शुल्क हटाना, सभी उद्योगों के लिए आयात लाइसेंस की समाप्ति। देखिए, आपका यहां पर पहला वाला सही है। 1991 की जो नई आर्थिक नीति है, इसके तहत आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। इसके अलावा सेकंड वाला कथन भी सही है। भारतीय वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी यहां पर सही है। तीसरा वाला जो कथन है ये सही नहीं है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है सभी उद्योगों के लिए आयात लाइसेंस की समाप्ति। यह कथन गलत है। हानिकारक और पर्यावरण संबंधी उद्योगों के उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर से आयात लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। तो यहां पर सभी नहीं थे, यहां पर हानिकारक और पर्यावरण संबंधी उद्योग थे, उनके लिए लाइसेंस आपको लेना ही पड़ता था। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत है। केवल 1 और 2 सही है। तो आपका सही आंसर है पांचवें का ए, केवल 1 और 2। छठवां प्रश्न है आपका, विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। इसका उद्देश्य केवल अत्यंत गरीब विकासशील देशों को ऋण प्रदान करके गरीबी को कम करना है। आईडीए ऋणों में शून्य या अत्यंत कम ब्याज शुल्क एवं पुनर्भुगतान होता है। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। आईडीए का मतलब ये है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो विश्व बैंक का वह घटक है जो विश्व के अत्यंत गरीब देशों की मदद करता है। आपका पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। आईडीए केवल उन अत्यंत गरीब विकासशील देशों की सरकारों को ऋण प्रदान करता है जिनकी प्रति व्यक्ति सकल घर राष्ट्रीय उत्पाद जो है, यानी उनकी जो जीएनपी है, जीएनपी की बात हो रही है उनका, यानी कि जो सकल प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है जीएनपी, ये $1305 से कम है। यानी यहाँ पर जो सीमा रखी गई है वो $1305 की रखी गई है, इससे कम है तो ये उन देशों की ये मदद करता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। यहाँ पर आपका पूछा गया है कि आईडीए ऋणों में शून्य या अत्यंत कम ब्याज दरों, ब्याज शुल्क एवं पुनर्भुगतान होता है। देखिए, यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी सही है। आईडीए क्रेडिट में शून्य या अत्यंत कम ब्याज शुल्क होता है, अर्थात ब्याज की दरें जो होती हैं बहुत कम होती हैं और पुनर्भुगतान की अवधि 30 से 40 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है, जिसमें 5 से 10 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो यहाँ पर आपका
सही आंसर है आपका छठवें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 7वां प्रश्न है आपका, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है, मुद्रास्फीति समय के साथ किसी मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट है। सामान्यतः मुद्रा आपूर्ति में कमी मुद्रास्फीति को ट्रिगर करती है। देखिए, आपका पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति समय के साथ किसी दी गई मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपए अपने पास जमा करके रख लिए, 100 के नोट हैं या जो भी है, 5,000 रुपए उसने जमा करके रख लिए सन 2000 में। और उस समय मान लीजिए एक रेफ्रिजरेटर की जो कीमत थी वो 5,000 रुपए थी, और सन 2000 की बात है। सन 2000 में रेफ्रिजरेटर जो 5,000 में आ जाया करता था। उसने सोचा कि भाई 5,000 रुपये रख ले रहे हैं, आगे चल के ले लेंगे। अब 2022 आ गई। अब क्या 2022 में 5,000 रुपये में उसे रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आज अमूमन किसी भी रेफ्रिजरेटर की कीमत जो है वो 9 से लेकर एबव स्टार्ट होती है। यानी ये क्या है? ये मुद्रास्फीति है। यानी उसकी जो वैल्यू थी, उसके पैसों की जो 5,000 रुपये की वैल्यू थी, ये समय के साथ घट रही है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। ये मुद्रास्फीति समय के साथ किसी मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यानी इस प्रकार मुद्रास्फीति जो है वो दर है जिस पर किसी मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं के लिए कीमतों का सामान्य स्तर जो है वो बढ़ जाता है। सेकंड वाला जो कथन है आपका, यहां पे बोला गया है कि सामान्यतः मुद्रा आपूर्ति में कमी मुद्रास्फीति को ट्रिगर करती है। देखिए, यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि मुद्रास्फीति का मूल कारण होती है। नहीं, मुद्रा की आपूर्ति में अगर वृद्धि है, इसका मतलब मैंने आपको अर्थशास्त्र जो आपकी किताब पढ़ाई थी वो बताया था कि जब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा तो क्या करेंगे, लोग मनमानी कीमतें लगाएंगे। यानी किसी चीज की कीमतें लगातार लगाते जाएंगे। मान लीजिए कोई वस्तु है, एक्स नाम की कोई वस्तु है और सबके पास पैसे हैं, तो लोग क्या करेंगे, सट्टेबाजी करेंगे, इसकी कीमतें बढ़ाने का प्रयास करेंगे और वस्तु की कीमत एकदम उछलती जाएगी क्योंकि सबके पास पैसा है। और जब सबके पास पैसा होगा ही नहीं, पैसा बहुत कम होगा, तो क्या होगा, तो मजबूरी में जो दुकानदार है उसको इसकी कीमतें कम करनी ही पड़ेंगी। तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि मुद्रास्फीति का मूल कारण है। हालांकि अर्थव्यवस्था में यह स्थिति अन्य विभिन्न कारणों से भी उत्पन्न हो सकती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पे बोला गया सामान्यतः मुद्रा आपूर्ति में कमी मुद्रास्फीति को ट्रिगर करती है, जो कि गलत है। नहीं, मुद्रा आपूर्ति में जो है वृद्धि जो है ये मुद्रास्फीति को ट्रिगर करती है, ना कि मुद्रा आपूर्ति में कमी। तो यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। यहां पर आपका बी वाला कथन सही नहीं है, तो आंसर है 7वें का बी, केवल सेकंड। 8वां प्रश्न है आपका, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी साधन लागत पर जीडीपी से प्राप्त किया जाता है। मूल्यह्रास के समायोजन द्वारा, मुद्रास्फीति के लेखांकन द्वारा, निबल अप्रत्यक्ष करों के समायोजन द्वारा, विदेशों से वर्तमान हस्तांतरण के समायोजन द्वारा। देखिए, जो निबल अप्रत्यक्ष कर होते हैं ये आपके जो उत्पाद कर हैं, उत्पाद कर में से उत्पाद सब्सिडी को घटाकर ये प्राप्त किए जाते हैं। उत्पाद कर में से जो आपकी उत्पाद की सब्सिडी है, यानी जो छूट मिली है, इसको अगर आप घटा देंगे तो आपको निबल अप्रत्यक्ष कर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो निबल अप्रत्यक्ष करों को साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में जोड़कर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का सी वाला, निबल अप्रत्यक्ष करों के समायोजन द्वारा। 9वां प्रश्न है आपका, प्रतिभूति लेन देन कर एसटीटी भारत में एक प्रकार का वित्तीय विनिमय कर है। या निम्नलिखित में से किसके या किन के लेन देन पर आरोपित किया जाता है? वस्तु व्यापार, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इक्विटी डेरिवेटिव। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, जो आपका एसटीटी है या फिर इसको प्रतिभूति लेन देन कर बोलते हैं, एक प्रकार का वित्तीय विनिमय कर है जो भारत में घरेलू स्टॉक एक्सचेंजों पर किए गए लेन देन पर आरोपित किया जाता है। एसटीटी जो है वस्तु व्यापार और गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पर लागू नहीं होता है, ये इक्विटी डेरिवेटिव पे लागू होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का बी वाला, केवल थर्ड। 10वां प्रश्न है आपका, थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक और ऋण नीति निर्धारित करने के लिए मुद्रास्फीति के एक प्रमुख मापदंड के रूप में WPI का उपयोग करता है। WPI वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाता है। WPI थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेची गई और थोक में व्यापार की गई वस्तुओं की
कीमतों में परिवर्तन को मापता है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो अब आरबीआई रेपो दरों को निर्धारित करने के लिए या फिर अन्य नीतिगत उद्देश्यों के लिए WPI का उपयोग नहीं करता है। आरबीआई वर्तमान में मौद्रिक और ऋण नीति निर्धारित करने के लिए मुद्रास्फीति के प्रमुख मापदंड के रूप में CPI, जिसको आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के रूप में जानते हैं, इसका इस्तेमाल करता है। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो कथन है ये भी सही नहीं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आर्थिक सलाहकार द्वारा मासिक रूप से आंकड़े जारी किए जाते हैं, ना कि तिमाही द्वारा। यानी जो आपका आर्थिक सलाहकार जो विभाग है इसके द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी तिमाही के आधार पर नहीं बल्कि मासिकली जारी होते हैं। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन गलत हैं। तो आपका सही आंसर है 10 में का डी। ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 11वां प्रश्न है आपका, विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। विश्व व्यापार संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। विश्व व्यापार संगठन में निर्णय बहुमत मतदान के बजाय आम सहमति पर आधारित होते हैं। WTO एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुविधाजनक बनाता है। 1995 में WTO ने प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार, जिसको आप गेट के नाम से जानते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो समझौता था, इसको प्रतिस्थापित कर दिया था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है वो सही नहीं है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी नहीं है, लेकिन इसने अपनी स्थापना के बाद से संयुक्त राष्ट्र और इसकी एजेंसियों के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहाँ पर ये सही है। विश्व व्यापार संगठन ने गेट की जो निर्णय की परंपरा थी इसको जारी रखा है, जिसमें निर्णय मतदान से नहीं बल्कि आम सहमति से किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 11 का बी, केवल सेकंड। 12वां प्रश्न है आपका, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह आर्थिक विकास के महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। योजना अवधि के दौरान उद्योग और खनन क्षेत्रकों ने संसाधन आवंटन का सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त किया। आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी तो इसमें कृषि विकास लक्ष्य हासिल किया गया था। वहीं जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें विशेष करके भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारत के प्रमुख सांख्यिकीविद PC महालनोबिस द्वारा तैयार की गई थी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। यह आर्थिक विकास के महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और आप लोग शायद जानते भी होंगे कि हर साल भारतीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को इन्हीं की याद में मनाया जाता है। PC महालनोबिस की याद में हर साल भारतीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। ये भी आप याद रखना। आपका सेकंड वाला जो कथन है ये सही नहीं है। देखिए, यहाँ पे बोला गया योजना अवधि के दौरान उद्योग और खनन क्षेत्रकों ने संसाधन आवंटन का सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त किया। ये गलत है। परिवहन और संचार क्षेत्रों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान संसाधन आवंटन का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ, न कि उद्योग और खनन क्षेत्रकों को। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 12 का ए, केवल एक। 13वां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। यह एक गैर लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। यह कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाली कंपनियों को वित्त प्रदान करती है। इसे एक राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के भाग के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। NSDC की जो स्थापना है ये 31 जुलाई सन 2008 को निगमित एक गैर लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसको आप PPP मॉडल कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो कहते हैं, उसके आधार पर यह स्थापित कंपनी है। तो यहाँ पर आपका ए वाला जो कथन है ये सही है। सेकंड वाला जो कथन है ये भी सही है। यह कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाली कंपनियों को वित्त प्रदान करती है। यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। इसे एक राष्ट्रीय कौशल विकास के मिशन के भाग के रूप में स्थापित किया गया था। भारत सरकार के पास NSDC की 49%, यानी गवर्नमेंट के पास कितनी है हिस्सेदारी, 49% की है गवर्नमेंट के पास। और बाद बाकी प्राइवेट सेक्टर में इसकी हिस्सेदारी कितनी है, यानी प्राइवेट जो लोग हैं, निजी निवेशक हैं, उनके हाथ में इसका 51% भाग है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो NSDC का निदेशक मंडल 3 से कम और 15 से अधिक नहीं होगा।
ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर 3 से कम नहीं होगा और 15 से ये अधिक नहीं होगा, यानी यहाँ पर इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं की जाती है। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ केंद्र सरकार 6 से अधिक निदेशकों की नियुक्ति नहीं करेगी, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा। यानी यहाँ पर अगर 15 निदेशक रखे जाते हैं तो उसमें केंद्र सरकार जो है 6 से ज़्यादा की नियुक्ति नहीं करेगी और इन्हीं 6 में से कोई एक इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। और वहीं अगर प्राइवेट तरफ से हम बात करें तो प्राइवेट में जो 9 निदेशक हैं तो 9 निदेशकों में से कोई एक यहाँ पर इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी वाला जो कथन है ये गलत है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 13 का डी। 14वां प्रश्न है आपका, भारत में विमानन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हवाई यात्री बाजार है। इस क्षेत्र में 49% से अधिक FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। नागर विमानन महानिदेशक बेमानगी सेवाओं के लिए शुल्कों को विनियमित करता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन बाजार बन गया है और इसके 2024 तक ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे बड़ा हवाई यात्री यानी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार बनने की आशा है। यानी वर्तमान में भारत जो है आपका घरेलू बाजार बनाया है तीसरे स्तर का, ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। और संभावना ये की गई है कि भाई 2024 तक ये ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे बड़ा हवाई यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और घरेलू स्तर पर सबसे बड़ा ये बाजार बन जाएगा। तो आपका पहला वाला कथन गलत है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में 49% से अधिक FDI के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन गलत है। बेमानगी सेवाओं के लिए सीमा शुल्क को विनियमित करने के लिए प्रमुख विमानपत्तनों पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए अन्य विमानपत्तन शुल्क निर्धारित करता है और ऐसे विमानपत्तनों के प्रदर्शन मानकों की निगरानी करता है। यानी यहाँ पर विमान महानिदेशक नहीं करता है, बल्कि जो दूसरा वाला विमानपत्तन है वो निर्धारित करता है कितना शुल्क लगेगा। तो यहाँ पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 14 का बी, केवल सेकंड। 15वां प्रश्न है आपका, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत उल्लिखित मुख्य मिशनों में से एक है। इसे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। देखिए, इसको शॉर्ट में नमसा, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसकी स्थापना विशेष रूप से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में संगठित कृषि, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण के तालमेल पर ध्यान केंद्रित करके कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत उल्लिखित 8 मुख्य मिशनों में से एक है। सेकंड वाला कथन जो है गलत है। देखिए, इसे बोला गया केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, ये गलत है। ये जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, न कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। आपका सही आंसर है 15 का ए, केवल एक। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।